मेरा नाम मेजर गौरवारिया साहब, मैं जैन साहब। मैं सूबेदार निसार जैकले रेजिमेंटल सेंटर आरपीजी से सर। जी साहब, मैं यहाँ पे आया हूँ शूट करने के लिए और आप अगर आइडेंटिफिकेशन लेना है तो आप ले लो। जी दोस्तों, यहाँ से एंट्री हो गई है और अब चलते हैं जैकलाई सेंटर में। ऑल द सिक्योरिटी चेक्स आर डन एंड वी आर गुड टू गो। दोस्तों, जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आ चुके हैं जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के रेजिमेंटल सेंटर में। श्रीनगर में है और बहुत ठंड है इस वक्त, बर्फ गिरी हुई है जैसा आप देख सकते हैं। और मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा खास मेहमान से। वी हैव विद अस ब्रिगेडियर वेद बेनीवाल, हु इज द कमांडेंट। ब्रिगेडियर वेद, बहुत बहुत स्वागत है हमारी शो में आपका। बहुत शुक्रिया, और हम भी आपका बहुत ही तहे दिल से आपका जैकलाई रेजिमेंटल सेंटर में इस्तकबाल करते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो आइए आपसे कुछ बातें हो जाएं। ब्रिगेडियर वेद, ये रेजिमेंटल सेंटर आपका कितना पुराना है, रेजिमेंट कब रेज हुई, इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा बताइए हमारे व्यूअर्स को। हमारी रेजिमेंट की जो हिस्ट्री है वो बहुत ही यूनिक है और इसमें हम बहुत ही अपने आप को फ़ख्र महसूस करते हैं कि एक हमारी रेजिमेंट एक इकलौती ऐसी रेजिमेंट है जो एक्चुअली में रेज नहीं हुई थी, बट उस टाइम के हालातों के मद्देनज़र रखते हुए ये एक तरह से इवॉल्व हुई थी जी। एंड देयरफॉर आई कैन से दैट इट वाज बोर्न इन बैटल एंड बैप्टाइज्ड बाय ब्लड। 1947 में अक्टूबर में जब जम्मू कश्मीर स्टेट एक इंडिपेंडेंट स्टेट थी जी। और उस वक्त पाकिस्तानी कबायली और पाकिस्तानी आर्मी का एक मिक्स टुकड़ी ने जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर हमला किया उसको कैप्चर करने के लिए। उस वक्त यहाँ की जो आम आवाम है उन्होंने हथियार उठाए उसको रेसिस्ट करने के लिए, और इसलिए वो वॉलंटरी फोर्स के रूप में एक तरह से जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का पैदाइश शुरू हुई। और बाद में इनको अलग अलग प्लाटून्स कंपनीज में ऑर्गेनाइज किया और इंडियन आर्मी यहाँ आने के बाद उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट की। और इस तरह से उस वक्त जो है ये अलग अलग हिस्सों में जम्मू एंड कश्मीर के अलग अलग नाम से जानी जाती थी। जैसे कश्मीर में घाटी में इसको नेशनल डिफेंस गार्ड के नाम से जानते थे, पुंछ में पुंछ स्काउट्स के नाम से जानते थे, और जम्मू के एरिया में बल सेना और डिफेंस गार्ड स्काउट्स के नाम से जानते थे। नुब्रा और ले में ले मिलिशिया और नुब्रा स्काउट्स के नाम से जानते थे। फिर उसके बाद 47-48 की जो सर्दी शुरू हुई और बहुत सारी भारी बर्फ़ पड़ गई जी, तो लड़ाई में थोड़ा सा एक लल आ गया और उस वक्त जो है इनको प्लाटून्स और कंपनीज में ऑर्गेनाइज किया। और इसी दौरान भारत सरकार ने 14 जम्मू एंड कश्मीर मिलिशिया बटालियंस को रेज करने की इजाज़त दी और इस तरह से इनको ऑर्गेनाइज किया गया और इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स पोस्ट किए गए मिलिशिया में। और इस तरह से हमारी 14 बटालियंस जे.एंड.के मिलिशिया की बनी और इनको कंट्रोल करने के लिए एक फोर्स हेडक्वार्टर जो है बनाया गया
J&K मिलिशिया फोर्स हेडक्वार्टर, जो उसकी स्थापित किया गया हफ्त चिनार में, जो कि श्रीनगर डाउनटाउन में है जी। सब्सिक्वेंटली जो है ये फोर्स हेडक्वार्टर को कन्वर्ट किया गया रेजिमेंटल सेंटर में, और हम पहले 14 J&K मिलिशिया रहते रहे। फिर हमारा जो है हमारी बटालियंस ने 1962 वॉर, 1965 वॉर और 71 वॉर में जो है हिस्सा लिया। 62 वॉर के बाद 7 और 14 J&K मिलिशिया बटालियंस जो कि ले एरिया में थे, उनको कन्वर्ट कर दिया गया लद्दाख स्काउट्स में। अच्छा। और वो जो है चले गए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर रेगुलर इंडियन आर्मी। अच्छा। और 71 वॉर में हमारा जो बेहतरीन प्रदर्शन रहा, जिसमें हमारे 3 बटालियन ऑनर्स और थिएटर ऑनर्स हमारी बटालियंस ने हासिल किया। उसके बाद 1972 में J&K मिलिशिया को एक रेगुलर इन्फेंट्री रेजिमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया, और जो प्रेजेंट नाम है जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, ये रिक्रिश्चनिंग हुआ 1976 में। तो ये हमारी एक बहुत ही यूनिक हिस्ट्री है, जो दूसरी बटालियन से रेजिमेंट्स के हिसाब से थोड़ा अलग है। अच्छा, एक और मैं आपसे कहानी पूछना चाह रहा था, इसके पहले हम ट्रेनिंग की बात करें। ये मकबूल शेरवानी का बड़ा एक इंडियन आर्मी में भी, और एक बड़ा एक नाम तो है, एक बड़ा रोमांस भी है, बिकॉज यंग पर्सन, वेरी यंग पर्सन हु पुट्स हिज लाइफ ऑन द लाइन फॉर द नेशन की मैं उसको पता था कि क्या होगा उसके साथ, ऑनेस्टली। बिल्कुल। ये मकबूल शेरवानी की कहानी जरा सुनाइए। सो मकबूल शेरवानी साहब जो है एक यंग टीचर थे। अच्छा जी। हु ऑल्सो बिकेम पार्ट ऑफ दिस वॉलंटरी फोर्स जी। और ये बारामूला के रहने वाले थे। तो जब कबायलीज और पाकिस्तानी सेना की जो मिक्स टुकड़ी इन्होंने मुजफ्फराबाद से स्टार्ट किया, उसके बाद उरी आ गए, उरी को कैप्चर किया और बारामूला में आकर के उन्होंने जो तबाही मचाई, उस दौरान ये उन्होंने जो है मदद जाननी चाहिए श्रीनगर की तरफ आगे बढ़ने के लिए। तो मकबूल शेरवानी साहब ने अपना दिमाग लगाया, क्योंकि तब तक इंडियन आर्मी की बटालियन यहाँ नहीं पहुँची थी उनको रोकने के लिए जी। तो उन्होंने जब श्रीनगर का रास्ता पूछा, तो उन्होंने उनको एक गुमराह किया और कुपवाड़ा की तरफ उनको डायरेक्ट कर दिया, कबायलियों को। तो लेकिन थोड़ी देर के बाद उनको एहसास हुआ कि ये तो गलत रास्ते जा रहे हैं। हाँ। तब उन्होंने फिर उसको मकबूल शेरवानी साहब को जो है उस टाइम पर जो 2nd J&K मिलिशिया के हिस्सा थे जी, उनको जो है उनको फिर फाइनली उन्होंने बारामूला में ला करके उनको जो है he was killed in बारामूला एंड फिर 2nd J&K मिलिशिया बटालियन को हम आज भी जो 2nd जैकलाई है जी, उसको शेरवानी मकबूल शेरवानी बटालियन बोलते हैं। अच्छा, ब्रिगेडियर वेद, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि यू नो ऑल इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर्स हैव सिमिलर ट्रेनिंग पैटर्न, क्योंकि वो आर्मी हेडक्वार्टर से अप्रूव होता है और आर्मी हेडक्वार्टर कहता है कि जी ये मानकों पर आपको ठीक पहुंचना पड़ेगा, या आपको ठीक से यू हैव टू रीच दी स्टैंडर्ड्स। आपने यहाँ पे कुछ यूनिक भी कर रखा है ट्रेनिंग में, और आपने एक अलग फ्लेवर दे रखा है ट्रेनिंग का, जैसे कि अनआर्म्ड कॉम्बैट की बात है, या इंडोर रेंजेस हैं आपके, या इंडोर आपके, ये सब आपने क्यों करा? इंडोर पे भी है, आउटडोर तो होता ही आपका, इंडोर भी होता है, व्हाई इज दैट? सो जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर एक तो श्रीनगर में है, जहाँ वेदर कंडीशंस बहुत कंड्यूसिव नहीं है ट्रेनिंग के लिए। जैसे आप देख रहे हैं पूरे चारों तरफ बर्फ पड़ी हुई है जी। लेकिन इन हालातों के बावजूद ट्रेनिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकती है जी। इसलिए हमारा फोकस है कि हम जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम वेदर प्रूफिंग करें। तो बहुत सारे हमने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रखा है जो कि इंडोर है, इंक्लूडिंग फिजिकल एक्टिविटी के लिए जी। और उसके अलावा हमने कुछ इनिशिएटिव्स नए स्टार्ट किए हैं, जिसके अंदर हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो टॉप नॉच इंस्ट्रक्टर्स होने चाहिए। तो इसके लिए हम पहले बेस्ट इंस्ट्रक्टर्स अपने यूनिट से लेते हैं, उनका हम प्रोबेशन कराते हैं पहले। जो प्रोबेशन क्लियर करेगा उसी को हम रिटेन करेंगे, जैसे कि हम ऑफिसर्स एकेडमी में करते हैं। हाँ हाँ। और उसके अलावा जो हमारे पास जो अग्निवीर अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनकी 10 हफ्ते की पहले वो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, उसके बाद 21 हफ्ते की एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग होती है। तो जैसे ऑफिसर्स एकेडमी में हम रोटेशन में अपॉइंटमेंट्स बनाते हैं जी ऑफिसर कैडेट्स को, वो मैं कल देख रहा था, AUO JUO बिल्कुल एकेडमी टाइप का आपने कर रखा है। सो इसलिए अग्निवीर्स को भी, ताकि वो एक आगे बढ़ कर के अपने सेक्शंस की जिम्मेवारी समझ सके, उनकी जिम्मेवारी ले सकें एज लीडरशिप जी, क्वालिटीज उनमें इम्बाइब करने के लिए हमने एक वो सिस्टम शुरू कर रखा है, जहाँ पर
अग्निवीर को भी रोटेशन में अपॉइंटमेंट्स बनाया जाता है। अच्छा, हमने छोटा छोटा जो है यहाँ पर एक पैच है जिसमें एक जंगल पैच है, तो उसके अंदर जंगल ट्रेनिंग शुरू कर दी है जी। और जिसके अंदर वो पेट्रोलिंग कैसे करेंगे, उनका बेसिकली फील्ड क्राफ्ट हमने इम्प्रूव करना है जी। तो फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जैसे ही ट्रेनिंग खत्म होगा तो दे विल गो बैक टू द यूनिट्स जी। एंड यूनिट्स में दे विल गेट एक्सपोज टू द फील्ड कंडीशंस जी। तो वो फील्ड कंडीशंस को हम सिमुलेट करने की कोशिश करते हैं। और हमारी कोशिश है कि आज की तारीख में टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो टेक्नोलॉजी का कैसे एब्जॉर्प्शन हो सकता है, हाँ। तो उसके लिए स्मार्ट क्लासरूम्स, वेपन ट्रेनिंग सिमुलेटर्स भी है जिसके अंदर सेक्शन लेवल तक के वेपन्स जो है फायर कर सकते हैं, और अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज में होती है, जजमेंटल एक्सरसाइज भी होती है जिसके अंदर लाइव एक वीडियो शूट हो रखा है जिसके अंदर आप फायर करेंगे तो आपको इफेक्ट भी आता है फायर का, प्लस रिकॉइल भी इफेक्ट महसूस होता है। यू हैव द एक्चुअल फील के लिए। हाँ जी। अच्छा, एक बात बताइए, ये भी मैंने देखा है कि आप किसी भी आरआर में जाइए, वो कुमाऊं की हो, सिख की हो, गढ़वाल की हो, गोरखास की हो, महार की हो, मराठा की हो, किसी की भी राष्ट्रीय राइफल्स हो, रेजिमेंटल एफिलिएशंस होते हैं सबके, वहां पे आपको जैकलाई के बंदे जरूर मिलेंगे। यू विल ऑलवेज फाइंड अ कंपोनेंट ऑफ जैकलाई, यू विल फाइंड मे बी वन जेसी और सम अदर रैंक्स, बट एवरी अच्छा, जो गढ़वाल की आरआर है उसमें आपको सिख ट्रूप्स नहीं मिलेंगे, या सिख ट्रूप्स में जो मद्रास के नहीं मिलेंगे, लेकिन जैकलाई इज द ओनली रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी हु हैज अ कंपोनेंट इन एवरी आरआर बटालियन। ऐसा क्यों है, इसकी डिमांड क्यों है, और इसको टैक्टिकली और स्ट्रेटेजिकली साउंड क्यों माना जाता है, ऐसा करा क्यों इंडियन आर्मी ने? देखिए, ये भी एक हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है जी कि हमारे जो जैकलाई के जो ट्रूप्स हैं वो हर आरआर बटालियन में एक छोटी टुकड़ी दी गई है जी। और उसका फ़ायदा ये है कि जो हमारे लोकल डोमिसरी जो लोकल जवान है जी। उनको जो नॉलेज है यहाँ की टेरेन का, यहाँ की कस्टम्स ट्रेडिशंस का लोकल आवाम के साथ में, यहाँ की जो मोडस ऑपरेंडी है ऑफ टेररिस्ट, उसका जो नॉलेज है वो नॉलेज बेस बहुत हाई है। तो उसको लीवरेज करने के लिए हर आरआर बटालियन में हमारा एक छोटी टुकड़ी है जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, सिर्फ ऑपरेशंस के कारण नहीं, एक तो वो कारण है ही है, उसके अलावा दे एक्ट एज ए इंटरफेस बिटवीन द लोकल पीपल एंड द रेगुलर आरआर बटालियंस। ब्रिगेडियर में एक बात बताइए मुझे, आपने आरआर बटालियन लोकल इंटरफेस की बात करी, इज देयर आल्सो सम रिक्वेस्ट फ्रॉम आरआर बटालियंस या लोकल फॉर्मेशंस कि सर प्लीज सेंड मोर, ऐसा मांगते हैं? कॉन्टिन्यूस डिमांड है, कॉन्टिन्यूसली हायर की हमारा रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए और उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक बटालियन में उसी एरिया के जवान आने चाहिए, तो उसके बहुत फ़ायदा है, इसीलिए इनकी हायर डिमांड है। और कोई भी ऐसा ऑपरेशन जनरली नहीं होता जहां पर हमारे जवान कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो मौजूद ना हो। और इसके अलावा मैं आपको ऑल्सो बताना चाहूँगा कि हमारे दो बहुत ही स्पेशलाइज्ड बटालियंस हैं, 162 एंड 161 होमंत बटालियंस, जहाँ के द ट्रुप कंपोजिशन इज टोटली लोकल। तो ब्रिगेडियर वेद, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन उसके पहले कि हम ये इंटरव्यू ख़त्म करें, मैं उस वॉल के बारे में जानना चाहता हूँ जो हमारे पीछे वॉल है। दोस्तों, ये वॉल है और हम ब्रिगेडियर वेद से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वॉल के बारे में हमें बताएं। वॉल हमने क्रिएट की है जिसके ऊपर दो तीन चीज़ें हैं। एक है कि हमारे 3 इंसिग्निया आपको नज़र आ रहे हैं। हाँ जी। सो सबसे पहला वाला इंसिग्निया था जब हमारी रेजिमेंट का इनिशियली 2 मस्केट्स हैं और एक हल का निशान है टॉप में। अच्छा। तो वो हल दर्शाता है कि मस्केट्स दर्शाते हैं कि जो हमारी आवाम ने शुरू में हथियार उठाए थे पाकिस्तानी रेडर्स के खिलाफ जी। और हल दर्शाता है कि ये वो लोग थे जो कि कॉमनर्स थे जम्मू एंड कश्मीर के जी। जो अधिकतर फार्मर्स थे, आम लोग जी। तो इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ द टू रिप्रेजेंट दैट। ऑन द राइट साइड आप देखेंगे तो उसमें हल की लोकेशन चेंज हो गई है। हाँ। और फाइनली जो आज की तारीख में जो हमारा इंसिग्निया है वो सिर्फ 2 मस्केट का रह गया, क्योंकि अब तो रेगुलर जो है भर्ती होनी शुरू हो गई है और ये एक रेगुलर इन्फेंट्री रेजिमेंट हो गई है। और साथ में लिखा हुआ बलिदानम वीर लक्षणम जी। सो बलिदानम वीर लक्षणम का मतलब है द सेक्रीफाइस इज विर्च्यू ऑफ द ब्रेव। सो दैट इज आवर मोटो। एक्सीलेंट।
Thank you very much Brigadier Ved for speaking to us. It was an honor and a privilege and बहुत सारी चीज़ें हमें पता लगी हैं. And now with your permission we'll go to the rest of the locations inside the regimental center और हम देखते हैं. But let me compliment you. बड़ा खूबसूरत regimental center है आपका. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. Thank you very much. शुक्रिया. Thank you मेजर आर्या. Thank you. मैं आज आपको जैकलाई रेजिमेंट की जो खासियत है उसके बारे में बताना चाहूँगा. जैकलाई रेजिमेंट का जन्म 1947 में जब पाकिस्तानी रज़ाकार JNK में उन्होंने अटैक किया था हमारे इंडिपेंडेंस के बाद, तो यहाँ की जो लोकल जनता थी और लोकल पॉपुलेशन थी ये एक स्पॉन्टेनियस वॉलंटियर फोर्स की तरह खड़ी हुई थी और इन्होंने इन रज़ाकर्स को रोक के रखा था जब तक कि भारतीय सेना आके डिफेंस को नहीं संभाला था और उनको खदेड़ा नहीं था. जो हमारी रेजिमेंट की अगली खासियत है वो ये है कि ये इंडिपेंडेंस के बाद रेस की गई रेजिमेंट है और जिसने पोस्ट इंडिपेंडेंस आज की डेट में शायद सबसे ज़्यादा ऑनर्स एंड अवार्ड्स जीते हैं. हमारी रेजिमेंट की अगली खासियत ये है कि हमारी जो रिक्रूटमेंट होती है वो सिर्फ स्टेट JNK और लद्दाख के लोगों से होती है और यही लोगों को, और ये क्योंकि ये इस जगह से आते हैं तो यही जो JNK के लोग हैं और लद्दाख के लोग हैं यही एक कल्चरली एक धागे में बन जाते हैं और ये बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं. हमारी रेजिमेंट के जो रेजिमेंट है वो इवन भारत की जो विविधता है उसको दर्शाती है. हमारे रेजिमेंट के जवान जो JNK और लद्दाख से आते हैं इनके ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सब लोग एक ही छत के नीचे रहते हुए पूजा करते हैं, एक ही छत के नीचे बैठ के खाना खाते हैं, एक ही साथ मिल के ट्रेन करते हैं और ऑपरेशंस में जाते हैं. ये हमारे जवानों को इनकी क्योंकि एक साथ सारा काम करने के कारण हमारे जवान बहुत कुशल होते हैं और बड़ी अच्छी रेजिमेंटल स्पिरिट के साथ इनकी जिस भी पार्ट में भाग लेते हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हैं. हमारी रेजिमेंट की जो अगली खासियत है जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि जब हमारे कोई भी रिलीजियस फंक्शन होता है तो चाहे हमारे जवान किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं बढ़ चढ़ के हर रिलीजन में पार्ट लेते हैं और जो ड्यूटियां होती हैं अगर हिंदू पर्व का फंक्शन है तो मुसलमान जाके ड्यूटी देते हैं और हमारे जवानों को इस तरीके से उनको फ्री करते हैं ताकि वो अपने रिलीजियस फंक्शंस को सेलिब्रेट कर सकें. ये चीज़ हमारे में एक दूसरे को जोड़ती है और बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग अपना काम कर पाते हैं. दोस्तों इस वक्त मैं जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के रेजिमेंटल सेंटर के बाना सिंह परेड ग्राउंड में हूँ. आसपास पूरी बर्फ है लेकिन इधर जहाँ पे मैं चल रहा हूँ वहाँ पे बर्फ नहीं है.
इन्होंने पैर मार मार के पूरी बर्फ पिघला दी है। और इनको सिखाते कौन है? इनके इंस्ट्रक्टर्स हैं, ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स हैं। आज हम बात करेंगे जैकलाई सेंटर के ड्रिल इंस्ट्रक्टर से। ये हमारे साथ नायब सूबेदार संजय कुमार साहब। संजय साहब, हमारी शो में आने का बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू साहब। अच्छा साहब, आप बताइए, आप कब भर्ती हुए थे? मैं सन 9 सितंबर 2008 में सेना में भर्ती हुआ साहब। अच्छा, और तब से आप ड्रिल में कब आए साहब? ड्रिल में मैंने साहब 2012 में IMA मिलिट्री एकेडमी देहरादून से हाँ। आई ग्रेडिंग प्राप्त किया। तब से तो आपको क्या लगता है कि जब आप जैसे यहाँ पे यंग रिक्रूट्स हैं, अग्निवीर है सब, तो उनको ट्रेन करने का सबसे ज्यादा चैलेंजिंग बात कौन सी होती है कि या इसमें बड़ी दिक्कत है, इसमें बड़ा मुझे ये ठीक करवाना है इनका, वो कौन सी चीज? शुरू में जब अग्निवीर या रिक्रूट्स सेंटर में आता है तो उसको ड्रिल का कोई नॉलेज नहीं होता, ना उस डिसिप्लिन के माहौल में डला होता है। उसकी बेसिक मूवमेंट से लेकर उसको लाइन में ले जाना, लाइन में रहना, खाना पीना, उसका ड्रेस पहनना और उसको ड्रिल स्क्वायर के बारे में पूरी जानकारी, उसकी बेसिक मूवमेंट हम ड्रिल नर्सरी में चेक करते हैं। उसके बाद फिर हम उसको इस ड्रिल ग्राउंड में लेकर आते हैं। अच्छा, एक और बात बताइए साहब, ये जैसे जितने भी लोग हैं तो इनके क्या कोई इंजरी भी होती है शुरू में, या आप बोलते हैं कि ठीक है पहले हम आपको यहाँ पे परेड ग्राउंड में नहीं करवाएंगे, हम आपको सॉफ्ट ग्राउंड में करवाएंगे, कुछ ऐसा भी होता है? जी साहब, शुरू में हम इनको 2 महीने के लिए सॉफ्ट ग्राउंड में ड्रिल कराई जाती है जी। और जो ड्रिल की बेसिक मूवमेंट होती है उसको हमारी क्लोजनस ड्रिल नर्सरी और ओपन ड्रिल नर्सरी में इनको मूवमेंट सिखाई जाती है। अच्छा। जब ये पूरे प्रिपेयर हो जाते हैं तो फिर हम इनको ड्रिल ग्राउंड में DM बूट और अम्यूनिशन शूज के साथ लाते हैं। अच्छा, उसी के दौरान अगर कोई इंजरी वगैरह जो कुछ होता है तो हमारे पास जो अपना फिजियोथेरेपी खुला हुआ है उसमें हम रिक्रूट्स को ट्रीटमेंट देते हैं। अच्छा साहब, एक और बात बताइए, इनकी राइफल के साथ ड्रिल कब शुरू होगी? इनकी राइफल ड्रिल एडवांस में शुरू होती है। अच्छा, तो अभी बेसिक चल रहा है? अभी इनका बेसिक चल रहा है। जब ये एडवांस जाएंगे तब एडवांस में आप इनकी राइफल की ड्रिल भी शुरू करेंगे इंसास के साथ। जी सब लोग ड्रिल करेंगे। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, वी हैव हियर विद अस नायक आमिर मंजूर। कैसे हैं आमिर आप? थैंक यू साहब, ठीक ठाक साहब। अच्छा आमिर, आपकी कब की भर्ती है? मैं साहब 2014 में भर्ती हो गया था साहब। उसके बाद साहब 2015 में मेरी पासिंग आउट पीरियड हुई। उसके बाद जो मेरी पेरेंट यूनिट 5 जगली पड़ी थी साहब, फिर मैं 5 जगली अपनी यूनिट में गया था साहब। तो फिर आपको ड्रिल का शौक कहाँ से पड़ा? ड्रिल का शौक साहब, जैसे कि हम यूनिट में जाते हैं तो बाकी जो परेडें होती है, जैसे RDC परेड होती है और कुछ भी जैसे गार्ड माउंटिंग टाइप, जैसे गार्ड ऑफ ऑनर जैसी परेडें होती है, जैसे कहीं पायलट चलते हैं हम साहब। तो साहब जो ड्रिल चीज का जो शौक मेरे को पड़ा साहब, क्योंकि ड्रिल वाला जो होता है उसका साहब एक डिसिप्लिन अलग थलग का होता है। बिल्कुल होता है। बाकी भी साहब सेना में जो सैनिक होते हैं साहब, उनसे एक अलग थलग सा एक उसका डिसिप्लिन टर्नआउट अलग थलग दिखता है साहब, इसलिए मैंने ड्रिल चुना साहब। अच्छा, और आपने भी फिर कोर्स करा इसका? जी साहब, मैंने 2022 में साहब ADC एडवांस कोर्स जो मैंने किया इंडियन मिलिट्री एकेडमी में मैंने किया था साहब, जिसमें मैं आई ग्रेडिंग प्राप्त की और साथ में मैं सेकंड बेस्ट स्टूडेंट भी रहा अपने कोर्स का साहब। अच्छा, तो उसके बाद आप यहाँ पे आ गए? जी साहब। और अब आप इनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं? बिल्कुल साहब। आपको क्या लगता है कि जब ड्रिल, कौन सी सबसे ज्यादा कॉमन गलती है जो कोई भी रिक्रूट करता है? अग्निवीर पीछे आपके खड़े हैं, कॉमन गलती कौन सी है और कॉमन गलती को आप ठीक कैसे करते हैं? सबसे कॉमन गलती जब वो आता है परेड ग्राउंड में साहब, जैसे कि जब अग्निवीर पहले इधर आता है साहब, तो सबसे हम पहले उनको सिखाते हैं ड्रेस का कैसे पहनना है उसका। उसके बाद साहब जो बात धीरे धीरे उसका हम आल टू आल जो ड्रिल की स्टैंडिंग मूवमेंट पहले दिखाते हैं साहब, पहले वो बताते हैं हम उनको। उसके बाद जब धीरे धीरे वो ड्रिल स्क्वायर में आता है तो कोई अलग अलग इलाके से आते बंदे, तो उनको साहब हम पहले सबसे पहले मेन जो कॉमन गलती उनका साहब जो बाजू स्विंग होता है, बाजू स्विंग उनका ज्यादा पीछे नहीं था। उसमें हम बहुत सारे वो लगाए हुए हमने सब स्टैंड लगाए हुए हमने ड्रिल नर्सरी में, जहाँ पे हमको खड़े उनको बाजू स्विंग भी कराते हैं। पीछे जाना चाहिए पूरा? बिल्कुल साहब, वो होता नहीं है। जी साहब, हाफ में। उसके लिए हमने साहब ड्रिल नर्सरी बनाई है, वहाँ पे साहब हर एक स्टैंड लगे हैं, जिसको कोई भी गलती होती है साहब वहाँ पर उसको खड़ा करके स्टैंडिंग मूवमेंट कराते हैं साहब, जिससे उसका बाजू स्विंग भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। अच्छा ठीक है, थैंक यू नायक आमिर आपका। और अब हम हैं सिपाही संजीव सिंह। सिपाही संजीव सिंह, कैसे हैं आप? ठीक है साहब। अच्छा, आप बताइए आपकी कब की भर्ती है? साहब मैं अगस्त 2014 का सेना में भर्ती हुआ हूँ साहब। तो आपको 10 साल हो गए? जी साहब। अच्छा, और आपको ड्रिल का शौक कब चढ़ा? साहब जब मैं सेना में नया आया, जब मैं अपनी रिक्रूटी के दौरान जब मैंने एक ड्रिल उस्ताद की डिसिप्लिन, उनके चलने फिरने का तरीका, उनके बातचीत करने का तरीका, उनका अलग थलग सब कुछ रहना सहना, तो मैं तब से कोशिश करता था कि मैं अपनी सैनिक जीवन में ड्रिल उस्ताद बनना चाहता हूँ साहब। अच्छा, एक बात बताइए, फिर आप भी IMA गए? कहाँ से गए? जी साहब, मैं साहब 2018 में मैंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में आर्मी ड्रिल कोर्स किया, जिसमें मुझे AX ग्रेडिंग प्राप्त हुई साहब। अच्छा, एक बात बताइए संजीव, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ
आप जैसे जब आप ट्रेनिंग में आए थे, जब आप रिक्रूट थे, तो आप भी ड्रिल में आपसे कुछ गलतियां हुई होंगी, शुरू में सबसे होती हैं, आपसे भी होंगी। तो आप देखते हैं कि वही गलतियां जो आप कर रहे थे, ये आज के वो रिक्रूट हैं अग्निवीर, वो भी गलती करते हैं, और आप कैसे सुधारते हो? सर, जब एक नया रिक्रूट यहाँ पे ड्रिल ग्राउंड में आता है तो सबसे अहम गलती जो वो करता है वो है कोऑर्डिनेशन, उसका डिसिप्लिन। वो एक सिविलियन और एक फौजी के डिसिप्लिन में बहुत ज्यादा अंतर रहता है। सबसे पहले हम उनका एक डिसिप्लिन सुधारते हैं, उसके बाद जब वो ड्रिल ग्राउंड में आते हैं तो उनका कोऑर्डिनेशन, ड्रेसिंग, बेयरिंग, करेक्ट पोस्ट, इन सब में थोड़ी दिक्कत आती है स्टार्टिंग में, लेकिन एक सिस्टमैटिक और प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग देकर हम एक अग्निवीर को एक डिसिप्लिन सोल्जर बनाते हैं साहब। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू साहब। दोस्तों, ये इंस्ट्रक्टर हैं, ड्रिल इंस्ट्रक्टर, और कहा जाता है कि ड्रिल इज द बेडरॉक ऑफ मिलिट्री डिसिप्लिन। ऐसा कहा जाता है कि अनुशासन जो है फौज में सिखाया जाता है परेड ग्राउंड पर, ड्रिल स्क्वायर पर, सिखाने वाले ये हैं। और मैं आपको एक बात आज गारंटी के साथ कहता हूं, ये जो अग्निवीर हैं कल ये फौज में अपनी रेजिमेंट्स में चले जाएंगे, अपनी यूनिट्स में चले जाएंगे, और ये जिंदगी में कैसी कैसी कठिनाइयों का सामना करेंगे और उसको ओवरकम भी करेंगे। लेकिन ये जो यहाँ पे 3 खड़े हैं ना ड्रिल इंस्ट्रक्टर, इनको जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। ये है पावर एक ड्रिल इंस्ट्रक्टर का, ये है डिसिप्लिन एक ड्रिल इंस्ट्रक्टर का। आइए आपको लेके चलता हूं जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के सेंटर में किसी और कोने में, चल के मिलते हैं कुछ और फौजियों से। आइए मेरे साथ, कम। पेट्रोल साधन। जैन साहब। जैन। श्रीमान, डेमो में 10 अग्निवीर हाजिर है। ठीक है, मिलिए। आराम से। जय हिंद, मैं मेजर विनीत होरा, ट्रेनिंग ऑफिसर जैकले रेजिमेंट सेंटर से हूँ। मैं यहाँ पे आपको ब्रीफ करूँगा कि जब एक पेट्रोल मूव करती है तो वो कैसे मूव करती है, यहाँ पे हम क्या कार्रवाई करते हैं, और डेमोन्स्ट्रेशन में हम आपको क्या क्या दिखाने वाले हैं। तो ये CICT और जंगल वॉरफेयर इलाका है, जहाँ पे फेज़ 1 में हम आपको आड़ों का इस्तेमाल दिखाएंगे। यह पेट्रोल आड़ों का इस्तेमाल करते हुए 6 पॉइंट्स क्रॉस करेंगी, उसमें से नेगोशिएट करते हुए, ऑब्स्टिकल्स को बंकर बस्टिंग करते हुए, टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करते हुए आगे बढ़ के कार्रवाई दिखाई। यहाँ पे हम अग्निवीरों को हाउस इंटरवेंशन के बारे में सिखलाई देते हैं। हाउस इंटरवेंशन CICT के इलाके में एक अहम भूमिका निभाता है। इसमें जब एक टेररिस्ट किसी घर या हाइडआउट के अंदर घुस जाता है तो उसमें वो IDs या ऑब्स्टिकल्स लगा सकता है, उसको कैसे नेगोशिएट करते हैं, यहाँ पे अग्निवीरों को सिखलाई दी जाती है। उसी का नमूना ये यहाँ पे दिखाएंगे आपको। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल मुकेश शर्मा, एडजुटेंट जैकले रेजिमेंट सेंटर। क्वार्टर गार्ड एक किसी भी इस्टेब्लिशमेंट या यूनिट का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। क्वार्टर गार्ड एक यूनिट का मोरल, मोटिवेशन और डिसिप्लिन को दर्शाता है। क्वार्टर गार्ड इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि क्वार्टर गार्ड में किसी भी यूनिट का रेजिमेंट हिस्ट्री, सिल्वर, ट्रॉफीज़ और हथियार, एमिनेशन को रख रखाव किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण कलर्स जो किसी भी रेजिमेंट, जिसको निशान भी बोलते हैं, भी इस क्वार्टर गार्ड में निगरानी के अंदर रखा जाता है। इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्वार्टर गार्ड में
2400 घंटे गार्ड को रखा जाए। इसी कार्रवाई को पूरा करने के लिए गार्ड माउंटिंग की कार्रवाई की जाती है। गार्ड माउंटिंग की कार्रवाई दिन में 2 बार या फिर किसी वीआईपी के विजिट के दौरान भी की जा सकती है, या किसी इमरजेंसी या कंटीजेंसी सिचुएशन में भी इसको किया जा सकता है। गार्ड माउंटिंग के दौरान एक नई गार्ड पुरानी गार्ड से चार्ज लेती है और गार्ड कमांडर अपनी नई गार्ड को अपने टास्क, उसका हथियार, एमिनेशन और कार्रवाई से वाकिफ कराता है। ये सभी कार्रवाई किसी एक ड्यूटी जेसीओ ऑफिसर या ड्यूटी ऑफिसर की निगरानी में किया जाता है, ताकि सभी जवानों को अपना टास्क पूरी तरीके से पता हो। जय हिंद। दोस्तों, इस वक्त मैं जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के रिकॉर्ड्स सेक्शन में हूं। यहां पे हर एक जवान का रिकॉर्ड रहता है, किस दिन वो भर्ती हुआ, किस दिन वो डिस्चार्ज हुआ, उसकी पे, अलाउंसेस एंड पेंशन। लेकिन दोस्तों, एक और बहुत बड़ी बात है जो फौज को एक मजबूत कड़ी में जोड़ती है, वो है एक्स सर्विसमैन वेलफेयर और वो है वीर नारी, जिनके पतियों ने, जिनके भाइयों ने, जिनके बेटों ने देश के लिए अपनी जान दे दी। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर एंड प्रिविलेज दैट आई हैव विथ मी इन फ्रंट ऑल दीज लेडीज। और ये हैं कौन, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। मैं आपकी बात भी करवाऊंगा, इनसे बात भी सुनाऊंगा इनकी आपको। लेकिन दिस इज द स्पाइन ऑफ द इंडियन आर्मी। ये भारतीय सेना की ताकत है। और जब आप कहानियां सुनेंगे तब आपको पता लगेगा व्हाट इज ट्रू ब्रेवरी। जो सियाचिन में लड़ रहा है वो भी वीर है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में है, जो हिंटरलैंड में ऑपरेशंस कर रहा है वो भी वीर है। लेकिन जब आप इनकी कहानियां सुनेंगे तब आपको यह पता लगेगा कि ये किसी से कम नहीं है। देयर सैक्रिफाइस कैन नॉट बी मेजर्ड। मैं फिर कहूंगा, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर एंड प्रिविलेज टू बी विद देम टुडे। नमस्ते। आपका नाम क्या है? रुबी बानो सर। और आप कहाँ की रहने वाली हैं? डिस्ट्रिक्ट कुलगाम से बिलोंग करती हूँ। आप दोनों कुलगाम के हैं? जी सर। अच्छा, पहली बात तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए इस ठंड में हमसे मिलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप क्या स्टोरी है ये बताइए। सर एक्चुअली मेरे साथ क्या हादसा हुआ है, मेरा 18 साल का बेटा था। हाँ। जो कार एक्सीडेंट में शहीद हो गया है। हाँ। तो दूसरे दिन उनके पापा उनको दफनाने के चक्कर में घर आए थे, तो मिल्टन हमारे घर में आके उसको भी शहीद कर दिए। तो 2 दिन में मेरे घर से 2 अर्थियां निकली है सर। जी सर। अच्छा, तो पहला आपका पहले मेरा बेटा चला गया, तो दूसरे दिन मेरा पति भी शहीद हो गया सर। और घर पे आके उनको पता लग गया कि ऐसा होगा, तो फिर वो आए और उन्होंने घर पे? जी सर। ये घर में आके उसको शहीद किया है सर। जी। और उसके बाद फिर फौज आई वहां पे? जी सर। और जी सर, फौज के हम तो बड़े आभारी हैं सर। उन्होंने, हमारी फौज ने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारी मदद की है तब से आज तक सर। जी। हमें तो अपनों ने छोड़ा है, लेकिन जकले में रेजिमेंटल है या 162 TA है। हाँ। या हमारा 31 सवेरिया है। हाँ। जो भी कश्मीर की फौज है, ये हमें कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं सर। अच्छा। हमें गर्व है सर इस बात पे कि मेरे पति ने फौज में शहादत दी है और फौज हमारी हर शहर से ध्यान रखती है। जी। A to Z सर। जी। खुश हैं हम फौज से। जी सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्ते। जय हिंद सर। जय हिंद। सर। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? परवीना बानो सर। जी सर। अच्छा, परवीना बानो जी। और आप कहाँ की रहने वाली हैं? पुलवामा की है सर। अच्छा, पुलवामा की। जी सर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हुआ सर? मेरा उस दिन मेरा पति और मैं क्वार्टर में थी। मेरा हस्बैंड ऑन ड्यूटी इनकाउंटर में शहीद हुए सर। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आर्मी की, इंडियन आर्मी की और जकले रिकॉर्ड ऑफिस के यूनिट की सर, 31 सवेरे और सैनिक बोर्ड की सर। उन्होंने मेरे साथ बहुत बहुत मदद किया उन्होंने सर। एक बात बताइए, कैसे हुआ? जब इनकाउंटर हुआ तो कहाँ पे हुआ इनकाउंटर? ये जब उस दिन मैं सर क्वार्टर में थी, मेरा बच्चा एक 2 साल का था, दूसरा 2 महीने का था, जो दूसरा लड़का है सर। अच्छा। मैं उस दिन क्वार्टर था, हमारा पति ऑन ड्यूटी है सर। अच्छा। जी सर। इनकाउंटर में। और ये कहाँ पे हुआ था इनकाउंटर? सुंबल सोनावारी। सुंबल सोनावारी सर। अच्छा। जी सर। सर
उस दिन मैंने सुबह से पता लगा हमारा पति देश के लिए शहादत दिया। फिर सर उसके बाद में क्वार्टर में 6 महीने, उसके बाद भी क्वार्टर में सर 1 साल के लिए सर। जी सर। मगर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ रिकॉर्ड ऑफिस और यूनिट की है सर, जिला सैनिक बोर्ड बहुत मदद किया मैंने। एक बात बताइए, ये जब तो इमीडिएटली जब ये चीज हुई तो फिर जाहिर सी बात है आप फौजी एरिया में ही थे। जी सर। तो लोग आ गए और भी कुछ लेडीज आ गई और सब लोग अफसर सब लोग आ गए आपके जी पास? सर। वो जो उस दिन अफसर जो सीओ साहब की मैम है वो ही सुबह से मेरे घर आई, उन्होंने बहुत मदद किया सर मैंने। अच्छा। उसके बाद भी मैं 1 साल क्वार्टर में थी यहाँ पे। जी सर। उसके बाद मैंने जो बड़े बेटे हॉस्टल में यहाँ से पढ़ाई करके गए 9th क्लास तक सर। अच्छा। जकले रिकॉर्ड ऑफिस से सर। अच्छा। जी सर। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आर्मी की है सर। नहीं। मैं बहुत खुश हूँ। मेरा एक तरफ दुख है मेरा पति शहीद हो गई, दूसरी तरफ में खुशी है मेरा पति आर्मी में सर्विस करते थे सर, क्योंकि बहुत मदद मिली थी। क्यों टाइम टू टाइम पूछते, हाल चाल भी पूछते, हमारे घर आते, जो भी आसपास कोई भी यूनिट या कोई भी जो कंपनी है आर्मी की पूछते हाल चाल आते हैं। जी सर। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरा हस्बैंड फौज में। जय हिंद सर। जय हिंद। आप कहाँ के रहने वाले हैं? अनंतनाग की। मैं बशस रोजान इस्लाम अनंतनागस में। कश्मीरी जबान बहुत अच्छी खूबसूरत जबान है, आप कश्मीरी बोलिए, अच्छा लग रहा है। जी ठीक है। तो और फिर उसके बाद जब आपको पता लगा तो आप कहाँ थे उस वक्त? उनसे पूछो। उस टाइम में अपने ससुराल में थी सर। हाँ, आज शाम को वो शहीद हुआ है, कल सवेरे पता लग गया हमको वो शहीद हुआ है। एक बंदा आया था आर्मी से ही था, वो आया था, उन्होंने बोला घर में ही वो शहीद हुआ। दूसरा तो कोई नहीं आया उस टाइम हमारे घर। वो 36 RR में थे उस टाइम, अटैच था। अच्छा। तो कोई बंदा नहीं आया हमारे घर। आर्मी ने बहुत मिलिटेंसी उस टाइम थी जी। हाँ, मिलिटेंट भी बहुत थे। आगे 10-12 तक वो आर्मी की गाड़ी में आए थे। तो वहाँ में मेरा देवर गया था, उसको लाने के लिए सिविल गाड़ी में वहाँ पे लाया गया घर। तो फिर उस टाइम पता नहीं क्या हुआ। मेरी एक बेटी 3 साल की थी, एक तो 8 महीने की थी। फिर 13 साल में घर में ही था, उसी ससुराल में थे। 13 साल बाद ससुराल वालों ने भी निकाल दिया घर से आपको। हाँ, ये मैं शुक्रगुजारी करती हूँ, आर्मी ने बहुत मदद की है। फिर आज मैं मायके में हूँ अपनी माँ के पास। तो बहुत शुक्रगुजार मैं आर्मी की हूँ। तो आपको पेंशन वगैरह सब मिलती है टाइम से? हाँ सर, पेंशन मिलता है। पेंशन मिलता है? हाँ। और ये रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से या किसी और की तरफ से कोई दिक्कत तो नहीं आती? नहीं सर, समय समय पे। समय और आर्मी से फोन आते हैं बीच बीच में? हाँ, बीच बीच में आते हैं। तो मैं फिर आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल? MA किया है पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस में MA करा है? हाँ, अच्छा। किया है, पूरा किया है। अभी अच्छा। तो B.Ed कर रही है वो। अच्छा। तो दूसरी सदबाना थ्रू गई, आर्मी थ्रू गई है बेंगलोर फैशन डिजाइनिंग के लिए। दूसरी बेटी आपकी फैशन डिजाइनिंग कर रही है? उन्होंने भी किया है, वो कोर्स किया है उन्होंने। तो आज वो यहाँ हैदराबाद में जॉब कर रही है। अच्छा, सद्भावना के थ्रू गए थे? हाँ जी सर। अच्छा। हाँ, बहुत मदद मिला है उस टाइम। अभी तो वो कर रही है 2-5-6 महीने, और उसका यहाँ पैसा लगता है थोड़ा थोड़ा। हाँ। तो वो भी देते हैं। हाँ। मगर वो ही खर्च आता है बहुत वहाँ पे जी। तो इसलिए मगर हम खुश है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पूरी आर्मी से, इंडियन आर्मी से। नमस्ते। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। आप? वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मैं अर्चना रिफत, मेरा नाम रिफत है। अच्छा, और आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं? बड़गांव से। आप बड़गाम से? तो बगल में ही है बड़गाम, तो ये रहा जी सर। क्लोज बाय है आपका। अच्छा, आपका किस्सा क्या हो गया
क्या हो गया आपके साथ? मे हस्बैंड जम्मू ड्यूटी बह तमिस क्वार्टरस मे बोड़ हूँ बेटा 5 साल का है। मे डिलीवरी दमिस बच सह सह छुट्टी पे घर मे सत तो मे गई डिलीवरी तो तम वो खसान 2-3 दिन आयस मालिन तो खसान 2-3 दिन घर दोहस रात वसान वापस। अच्छा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप जरा ट्रांसलेट करिए क्योंकि मैं कश्मीरी नहीं समझता। एक्चुअली सर इस जो पति थे वो उस टाइम जम्मू में ड्यूटी कर रहे थे सर। हाँ। तो उसी टाइम इसके दूसरे बच्चे की डिलीवरी होनी थी सर। ये डिलीवर होने के लिए इधर कश्मीर आई है सर। 2-3 दिन दोहल खस घर दोहस खोलन बोड़ हूँ नेचु सत कर 2 बजे वीडियो कॉल कर तो खेवान बत मे कलस दौद जी कलस मे दौद तो सह वोथ तो मे मे कलस दौद चुकन फोन अम पे द्रामुत अति थोड़ा मज दोस्त सुंद तक मिल्टन मे कोर फोन अत स्विच ऑफ मे कोर हश फोन समीर सबस क्या स्विच ऑफ मोहम्मद समीर मला तम वो दोपन कह पा तम स्विच ऑफ फोन डाउन तम पे कोर मे दरकाक ने फोन तम वो अस तुम पत फोन करास अत कोर्मुत किडनैप। ये इसकी जब डिलीवरी हुई थी दूसरे बच्चे की तो ये उस टाइम अपने मायके में रह रही थी। तो फिर उसका पति 3 रोज वहां ही आता जाता था, 3 रोज वो उसके मायके में रहा है। तो तीसरे रोज वो अपने घर गया था सर, जहां उसका अपना घर है। तो अपना घर जाके उसको किसी दोस्त ने बुलाया था अपने घर, बोला आप हमारे घर आ जाओ। वहां ऑलरेडी पहले ही मिल्टन बैठे थे तो उसी टाइम उसका स्विच ऑफ हुआ है। फिर इसने बार बार उसको ट्राई करने की कोशिश की थी तो उसका फोन बार बार स्विच ऑफ आया। तो फिर उसने अपने सास के साथ बात की है तो उसने बोला है कोई बात नहीं है, बैटरी डाउन होगी, तो उस वजह से शायद स्विच ऑफ हुआ है। पता उस 3 दिन किडनैप, फिर वो 3 दिन किडनैप था उनके पास। 3 में तो कोर में यूनिट वाला फोन यूनिट वाला तो कोशिश। तीसरे दिन फिर उसके यूनिट वालों ने उसको ढूंढा और फिर उसको कॉल की सर। 3 में तो उस पत मिले तम डेड बॉडी। फिर तीसरे दिन उसकी डेड बॉडी मिली है सर। बस मे दुख तु मगर शुक्र गुजार इंडिया फौजिच उमो कोर मे मदद। बोला दुख है अपने पति के शहीद होने का, लेकिन उसके साथ साथ मुझे खुशी भी है कि वो इंडियन आर्मी में थे, क्योंकि इंडियन आर्मी मेरा बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। खासकर सैनिक बोर्ड से शुक्रगुजार हूँ। खासकर सैनिक बोर्ड ने मेरी ज्यादा मदद की। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमसे बात करने के लिए। जो वीरता ये अभी दिखा रहे हैं और जो वीरता उन्होंने, जो एक कहते हैं ना दिस कैरेक्टर, दैट इनर स्ट्रेंथ, आप ये देखिए इसकी कोई सीमा नहीं है। कितने प्रेशर में, समाज के प्रेशर में, और मिलिटेंट्स ने, टेररिस्ट ने हमला कर दिया, किसी के पति को जान से मार दिया, उसको शहीद कर दिया। तो ये सब एक ऐसे माहौल में लड़ना, फिर समाज से लड़ना। मेरी रिक्वेस्ट यहां पे रहेगी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से, हर जगह जो डिस्ट्रिक्ट में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, कम से कम जम्मू और कश्मीर में एक ऐसी नियुक्ति हो हर एक जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है उसके ऑफिस में, जहां पे क्लियर कट कि भाई कोई वीर नारी है, उसके खिलाफ जुल्म नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब सोल्जर लड़ता है, जब देश के लिए वो अपनी छाती पे गोली खाता है, उसके पास एक अश्योरेंस होना चाहिए कि मेरे पीछे मेरी फैमिली सुरक्षित है, मेरी फैमिली सेफ है, एंड देयर इज समबडी लुकिंग आफ्टर माय फैमिली। देखिए इंडियन आर्मी तो करती है, आपने सुना इन लोगों ने क्या बोला, लेकिन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि वीर नारी ये एसेट हैं देश के, एंड ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चे भी फौज में जाएंगे, कुछ के तो हैं भी बच्चे फौज में, दे आर अंडरगोइंग ट्रेनिंग। तो ये जज्बा है कि आप देखें कि कितना बड़ा आपका नुकसान हुआ, कितना बड़ा लॉस, शायद इससे बड़ा कोई लॉस नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी ये जज्बा है कि देश के लिए कुछ करना है, फौज के लिए कुछ करना है। मेरी अपील है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से कि जरा इस तरफ भी आप गौर कीजिए। दोस्तों अब हम बंकर में आ चुके हैं और ये LMG है। आपके पास हथियार में आपके कितने राउंड हैं आपको पता है? साहब बताइए कितने राउंड हैं आपके पास? साहब 750 राउंड साहब।
आपको कौन सा ऐसा ऑपरेशन था जिसके लिए आपको कीर्ति चक्र मिला? नाला करके एक जगह थी और चोर गली एक ऑपरेशन का नाम था सर जी। एक मिलिटेंट को मैंने क्लोज जाके फायर किया और न्यूट्रलाइज किया सर। सेकंड मिलिटेंट जो है उसने अचानक से मेरे ऊपर फायर किया तो उसको क्लोज क्वार्टर के अंदर फिर दोबारा से न्यूट्रलाइज किया सर। इस पूरे ऑपरेशन के अंदर हमने 5 मिलिटेंट्स को मारा सर। ये जो आपने पूरी कहानी सुनाई ना, ओन कैजुअलिटीज 0। हाँ जी सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड।